तो वो सबक है हार तो वो सबक है जो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देगी। नमस्ते एलियंस, कैसे हैं आप सभी? मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है? अब निम्न में से कौन सा पदार्थ है ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम पदार्थ एक्चुअली में कहते किसे हैं। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि हर वह वस्तु, हमने पढ़ा है हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। वह पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं शीत। शीत मतलब ठंड। ठंड का कोई द्रव्यमान थोड़ी होता है बच्चों। भले ही आपको ठंड लगती है, आपको लगता है कि बाहर ठंड है, लेकिन ठंड ना तो स्थान घेरती है ना उसका द्रव्यमान होता है। स्नेह भी क्या है? एक फीलिंग है। तो फीलिंग्स भी, जितनी भी फीलिंग्स है, मैंने आपको बताया था, जो भी फीलिंग्स होती है वो हमारे पदार्थ में नहीं आती, क्योंकि ना तो वो स्थान घेरती है ना उनका द्रव्यमान होता है। वायु, तो वायु स्थान भी घेरती है और वायु का द्रव्यमान भी होता है। तो यहां से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वायु। कि वायु जो है वो स्थान भी घेरती है और उसका द्रव्यमान भी होता है। तो वायु हमारा पदार्थ हो जाएगा अगर आप इसको ऑप्शन ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी माने तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा वायु। क्यों? क्योंकि वायु स्थान भी घेरती है और वायु का द्रव्यमान भी होता है। वायु का द्रव्यमान होता है, आप कैसे पता लगा सकते हो? आप एक गुब्बारे में हवा भरो और उसको आप तराजू पर रखो। देखना, जिस गुब्बारे में हवा होगी ना, जिस जिस साइड पे आपने गुब्बारा रखा है वो वाला जो आपका साइड है नीचे की तरफ हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दो गुब्बारों में हवा भरो, एक में कम और एक में ज्यादा, और उन दोनों को तराजू पर रखो। तो आप देखोगे जिसमें ज्यादा हवा भरी हुई है वो वाला जो साइड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से कि आपके पास में एक तराजू है, तो यहाँ पर आपका जिस साइड पर आप बड़ा गुब्बारा रखते हो उस साइड, वो वाला साइड आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण आपको बताना है। विसरण क्या होता है? विसरण मतलब डिफ्यूजन। क्या होता है इस मेथड में? इस मेथड में होता है कि हमारे पास में जो कण है वो ज्यादा सांद्रता वाली जगह से कम सांद्रता वाली जगह पर बह करके चले जाते हैं। जैसे कि जब हम एक परफ्यूम को हवा में छिड़कते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो परफ्यूम की जो महक है, वो इत्र की जो गंध है, पूरे कमरे में फैलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने परफ्यूम को यहाँ पर छिड़का, इस पॉइंट पर छिड़का, तो क्या हुआ, परफ्यूम के कण यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, ये जो परफ्यूम के कण जो ज्यादा मात्रा में इस पॉइंट पर इकट्ठे हैं जहां मैं खड़ी हूँ, वहां से पूरे कमरे में फैलने लगेंगे। उसी प्रोसेस को हम विसरण बोलते हैं कि चीजों का या फिर वस्तुओं का ज्यादा सांद्रता वाली जगह, कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन या फिर कम सांद्रता वाली जगह पर बह करके जाने के प्रोसेस को ही हम विसरण बोलते हैं। तो आपको इसमें से एग्जाम्पल पहचानना है। अब बच्चों देखो, इत्र का, सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे कमरे में फैलना, सॉरी, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का पानी में डालना, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसने हमसे पूछा है गैसों में, है ना, गैसों के लिए पूछा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है जब हमारी जब हमारी कोई भी गैसीय अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन होने का जो प्रोसेस है या फिर जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैसीकरण तो नहीं बोलेंगे, गैसीकरण मतलब गैस में बदलना। उर्ध्वपातन भी नहीं बोलेंगे, हमने उर्ध्वपातन पढ़ा था ना, जिसमें सब्लिमेशन में पढ़ा था कि वो वस्तुएं जो सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वो हमारा उर्ध्वपातन होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। संघनन हो सकता है, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे गैसीय अवस्था में जो पदार्थ हमारे पास में था, फिर हाँ, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ हमारे पास में होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जमना तो नहीं होगा। जमना में क्या होता है? जो आपका तरल रूप होता है वो आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। हमें गैस वाला चाहिए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है संघनन या फिर कंडेंसेशन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व सबसे अधिक किसका होगा? तो घनत्व के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि प्रति इकाई आयतन में कितना ज्यादा पदार्थ बंद है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा घनत्व होता है। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास में 1 इकाई आयतन का ठोस है, 1 इकाई आयतन का मेरे पास में तरल है यानी कि लिक्विड है, और 1 इकाई आयतन का मेरे पास में गैस है, तो मुझे पता है कि जो ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो कण है वो बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं। इस वजह से 1 इकाई आयतन के एरिया में या फिर 1 इकाई आयतन में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स या फिर कण मुझे मिलेंगे। तरल में थोड़े दूर होते हैं तो इसमें मुझे कम मिलेंगे, और गैसों में तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, तो हो सकता है मुझे बहुत कम कण यहाँ पर देखने को मिले। तो मैं देख रही हूँ कि एक प्रति इकाई या फिर 1 इकाई आयतन में सबसे ज्यादा कण कौन सी अवस्था में भरे हुए हैं? ठोस अवस्था में भरे हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा घनत्व होगा ठोस का, और उससे कम होगा तरल का, और सबसे कम होगा गैस का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ठोस। मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन की उसे आप अंडरलाइन कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? कौन सी अवस्था है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? तो अणुओं की ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा होगी तो अणु क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे। वही किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या करेगा? ज्यादा गति करेगा, वो ज्यादा मूव करेगा। और हमें पता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा गति में जिस अवस्था में कण पाए जाते हैं वो है गैसीय अवस्था में। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो गैसीय कणों के पास में होती है। भाई उनके पास में ज्यादा ऊर्जा है तभी तो इधर उधर भागते रहते हैं, कम ऊर्जा होती तो नहीं भागते, तो ठोस के जैसे एकदम पास पास में चिपक चिपक के बैठे रहते। लेकिन इनके गैस के कणों के पास में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागते ही रहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो जिस भी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी, उस अवस्था में जो कण होंगे वो बहुत ज्यादा गति नहीं करेंगे या फिर शांत बैठे होंगे। तो हमें पता है कि ठोस अवस्था में कणुओं की जो गति है वो न्यूनतम होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ठोस अवस्था है उस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा है सबसे कम होती है। और हमें कैसे पता पड़ रहा है? क्योंकि ठोस अवस्था में जो कण है वो ज्यादा मूव नहीं करते हैं, ज्यादा गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? पदार्थ की कौन सी अवस्था में अंतराणुक बल मतलब अंतर आणविक बल, अणुओं के बीच का जो बल है
अणु और अणु, ये आपका एक अणु है, ये आपका दूसरा अणु है। तो ये अणु जो एक दूसरे की तरफ खिंच करके रहते हैं, एकदम एक दूसरे की तरफ टाइटली पैक होकर के रहते हैं, तो किसमें ये सबसे ज्यादा प्रबलतम होगा, कौन सी अवस्था में ये मैक्सिमम होगा? भाई जिसमें भी ये मैक्सिमम होगा उस अवस्था में अणुओं के बीच का जो दूरी है वो न्यूनतम होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि जिस भी अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होगा उस उस अवस्था में कणों उस अवस्था में कणों में अंतर आणविक दूरी, या फिर कणों के बीच की दूरी भी लिख सकते हो, आपकी कणों के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम होगी, न्यूनतम होगी। और कणों के बीच में जो दूरी है वो न्यूनतम कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो ठोस अवस्थाएं होती है ना, उनके बीच जो कण है उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अंतर आणविक आकर्षण बल की जो आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा होने के कारण इसके जो ठोस अवस्था के जो अणु है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं और ज्यादा मूवमेंट भी नहीं दिखाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा हम कि निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, कौन सी अवस्था में कणों की गति अधिकतम होगी। तो कणों की गति अधिकतम किसमें होगी, हमें पता है कि कणों की गति जो अधिकतम है वो किसमें होती है, गैसियस अवस्था में होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा कि गैसीय अवस्था में कणों की जो गति है वो अधिकतम होती है। इस वजह से गैस के कण इधर उधर भागते रहते हैं और जिस भी डब्बे में आप उन्हें बंद करके रखते हैं उस डब्बे के जो सरफेस होते हैं, फेसेस होते हैं, जैसे मैंने मान लो कि इस डब्बे में गैसीय कणों को बंद करके रखा है, तो गैसीय कण क्या करेंगे, इसकी सतह पर निरंतर बल लगाते रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि इनके पास में गति ज्यादा होती है। अगर गति नहीं होती तो ये बल भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि बल लगाने के लिए हमें सॉरी ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा कब मिलती है, जब ऊर्जा तो गति कब होगी, जब ऊर्जा होगी, और ऊर्जा है इसी वजह से वो बल लगा पा रहे हैं। जल का क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जल कितने डिग्री तापमान पर उबलना चालू हो जाता है, मतलब क्वथनांक मतलब कि वो द्रव अवस्था से निकल करके गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगेगा। तो हमें पता है कि जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान पर उबलना चालू हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक है, शुद्ध जल का भी क्वथनांक वही रहेगा जो हमारे पास में जल का क्वथनांक है, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर देना है केल्विन में। तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, और जल का जल का जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगी मैं, 273 प्लस 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 373 केल्विन आंसर हो जाएगा हमारे पास में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373 केल्विन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 373 केल्विन कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बर्फ का गलनांक, बर्फ कब गलना शुरू होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस कब मेल्ट या फिर कितने डिग्री के तापमान पर या फिर कितने केल्विन के तापमान पर बर्फ गलना शुरू होती है। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस,
273 डिग्री केल्विन आएगा यहाँ पर, और C है, अच्छा 273 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है ना, केल्विन आना चाहिए पर इसमें सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में 373 केल्विन। हमें पता है कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पे तो गलना शुरू हो ही जाती है, मेल्ट होना शुरू हो ही जाती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में अगर आप कन्वर्ट करो तो कितना आता है, 273 केल्विन आता है। मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है और सी भी सही है, लेकिन फर्स्ट और सी में से, ए और सी में से ज्यादा कौन सा सही है, सी सही है, क्योंकि उसके अंदर दोनों ही बातें कर रखी है, उसमें जो दोनों तापमान दिए हुए हैं वो आपके डिग्री और केल्विन दोनों में दे दिए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो फिर सही हो जाएगा। सही और ज्यादा सही में से फिर हमें ज्यादा सही को चुनना है। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि 300 केल्विन, 300 केल्विन को आपको परिवर्तित करना है डिग्री सेल्सियस में, कि 300 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे। हमें क्या पता है 273 डिग्री केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब हमें पता है कि कभी भी अगर हमें केल्विन के तापमान को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो आप केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 300 में से 273 माइनस कर दूं तो मेरे पास में 300 केल्विन का तापमान किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास में, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ए। 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 27 डिग्री, 300 केल्विन 300 केल्विन का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन था, ये बी, ये सी है, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। 25 डिग्री तापक्रम बराबर है। अब हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में परिवर्तित करना है तो आप 273 ऐड करते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर देंगे तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8, 9 और 2, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में परिवर्तित करना है तो 273 ऐड कर दो, और अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो 273 माइनस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। अब वापस क्या करना है आपको, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए, हाँ, डिग्री सेल्सियस को आपको क्या करना है, केल्विन में परिवर्तित करना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो हम 273 ऐड कर देंगे, कितना है 373 हमारे पास में है, और यहाँ पर मैं कितना ऐड कर दूंगी, 273 ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास में केल्विन में तापमान आ जाएगा। 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 1 ऊपर कैरी गया 3 और 2 5 प्लस 1 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 646 केल्विन। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 646 केल्विन। ये भी हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। तो जब हमारा भोजन गर्म होता है तो भोजन के कणों में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वे दूर तक फैल जाते हैं। तो दूर तक आपके जो पार्टिकल्स है, आपके जो कण है, वो क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं, हवा में फैल रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर हवा में फैलती है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो विसरण के कारण या फिर विसरण की प्रक्रिया के कारण, विसरण की प्रक्रिया के कारण गर्म भोजन या इत्र की गंध क्या करेगी, दूर तक फैल जाती है विसरण के कारण। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे चैप्टर 1 से रिलेटेड केमिस्ट्री के साइंस में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, किस तरीके से आंसर करना है, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में बस हम इतने ही क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय।